हाँ जी, कैसा गया एग्ज़ाम? सबसे पहले तो ये बताइए। हाँ जी, बहुत अच्छा। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है भैया, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 2 को डिस्कस करेंगे हम। ऑलरेडी 17 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है, बाकी एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अगर हम इस पेपर 2 की बात करें तो जनरल इसका जो टफ लेवल है या फिर जनरल इसका एनालिसिस, ये क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया मोस्टली आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है, एवरेज है। रीज़न एवरेज का कि 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो फैमिलियर होंगे, देखे हुए होंगे, इस वजह से इजी है। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम मान के चलो कि एवरेज थे, और बाकी 20 ऐसे हैं जो आपसे या किसी भी लोगों से बनने के लिए बहुत मुश्किल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आंसर्स आप ढूंढने के बाद भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, सो कुल मिलाकर के बात करें तो एग्जाम का पेपर ऑन एन एवरेज नॉर्मल था। बाकी आप लोग कितना स्कोर करते हैं, बट एक एवरेज स्कोर 75 से लेकर के 80 तक अगर इतना स्कोर करते हैं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तो आ ही जाएगा। पेपर का अगर हम 20 क्वेश्चन टफेस्ट पार्ट को छोड़ भी दें तो भी 75 मार्क्स काफ़ी आसान है इस पेपर में लाना। बाकी आप लोगों ने क्या परफॉर्म किया उसको देख लीजिएगा भैया, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, और आंसर की आपको मिल गया होगा, है ना। सेट ए का क्या बोल रहे हैं, इधर से बोले। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई साहब, हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिखेगा फिर। अच्छा, हिंदी वाला पढ़ देते हैं। सो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी आपके नोट्स में दिख जाएगा। संथाल परगना का भूधारण अधिनियम 1949 के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में वर्णित है? पेनाल्टीज। ऑलरेडी आपको बताया भैया, धारा 67 बात करता है किस चीज की? पेनाल्टीज। हाँ या ना? नोट्स पलट के देखिए, क्लियर है। ये भी आपको बताया भैया कि एसपीटी एक्ट 1949 के तहत टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं? 9 चैप्टर्स और 72 सेक्शंस। 72 सेक्शन। तो ये जो धारा 67 है, हो गया, आ गया, बैटरी खत्म। ऐसे बोल दें, आवाज आएगा। हाँ जी भैया, धारा 67 जो है वो किस एक्ट में है, किस चैप्टर में है? चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 बात करता है विविध प्रावधानों की। मिसलेनियस, और मिसलेनियस के ही अंदर धारा 67 किस चीज की बात करता है? पेनाल्टीज। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। संथाल परगना भूधारण अधिनियम के तहत रैयती भूमि के विनिमय यानी एक्सचेंज। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑलरेडी आपको पढ़ाया है भैया। धारा 23 किस चीज की बात करता है? एक्सचेंज की। हाँ या ना? एक्सचेंज। अगर कोई रैयत अगर अपनी होल्डिंग को चाहे तो वो किसी भी दूसरे पर्सन के साथ अपनी होल्डिंग को एक्सचेंज कर सकता है, बताया था। इसके लिए 4 कंडीशन भी बताए थे, बशर्ते कि वो एक्सचेंज जो होगा लैंड का, उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसी गांव में होनी चाहिए, और 2 जमाबंदी रैयत ही आपस में इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और चौथा कंडीशन था आपसी सहमति और सहूलियत से। हाँ या ना? इस 4 कंडीशन के तहत आप किसी भी जमीन की होल्डिंग को एक्सचेंज कर सकते हैं अपने गांव के अंतर्गत। क्लियर है जी? धारा 24 किस चीज की बात करता है भैया? रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। अगर कोई भी लैंड का, यहां पे एक्सचेंज नहीं, ट्रांसफर,
ट्रांसफर का एक हिस्सा होता है, स्थानांतरण का एक हिस्सा होता है एक्सचेंज। अगर आप किसी लैंड को ट्रांसफर करते हो तो जमींदार को उस चीज का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, हाँ या ना। धारा 24 बात करता है उस पंजीकरण की। धारा 25 की बात करें तो जब भी रजिस्ट्रेशन करा जाएगा तो उस समय एक फीस भी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस। उस चीज का डिस्कशन है 25 के तहत। और 26 बात करता है इफेक्ट। और अगर रजिस्ट्रेशन किसी भी लैंड के ट्रांसफर का अगर हो गया है तो फिर उस चीज का जो रजिस्ट्रेशन के तहत जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको इफेक्ट में लाने का जिक्र धारा 26 में किया गया है। क्लियर है जी? सो 23 पूछ लिया, अब नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? FSI यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है, यानी इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ध्यान देने वाला बात है 2019। आपको एग्जाम से 2 दिन पहले फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट करवाया था। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में ये लो, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में अगर इवेंट 2021 का करवाया था लेटेस्ट, हाँ या ना, सो ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। अगर आपने 2021 का भी पढ़ा है तो इससे भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा भैया जामताड़ा। ऑलरेडी आपको बताया था कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली परसेंटेज वाइज एंड इवन एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भी सबसे हाँ जी, सो आपको बताया था भैया कि जामताड़ा परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज के भी दृष्टिकोण से सबसे कम वन यानी फॉरेस्ट कहां पे है, फॉरेस्ट कवर जामताड़ा में। कितना परसेंट? अगर 2019 की बात करें तो 5.56, और अगर 2021 की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं आया है, दैट इज 5.5%, हाँ या ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? जामताड़ा। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट की तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज के टर्म में कौन सा है? लातेहार। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम। क्लियर है? 56%। एक और एडेड इंफॉर्मेशन बता देता हूं अगले एग्जाम के लिए। फॉरेस्ट सर्वे का ये जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया जाता है 1987 में पहली बार किया गया था। 2019 का जो है वो 16th नंबर का है, 2021 का है वो 17th का है, और अब 2024 आ गया है तो 2023 का रिपोर्ट आएगा, जो हर साल हर 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। क्लियर है? नाउ फोर्थ, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से? सो भैया रांची। जनसंख्या के टर्म में पूछ रहा है, ना कि एरिया के टर्म में। तो एरिया आपको पता है कि भैया रांची में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? रांची में। चलिए, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। वर्तमान में कौन सा जिला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? पश्चिमी सिंहभूम, आपको पता होना चाहिए। तो एरिया वाइज पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा जिला एरिया वाइज रामगढ़, ठीक है। तो एरिया वाइज रामगढ़। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और ये क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने किया है? एक। क्या होगा आंसर? गलत आंसर है भैया जी, ठीक है। देखो, आपको ऑलरेडी बताया था भैया लाख की खेती, लाख,
ये भी बताया था कि ये एक रेजिन है, करेक्ट। और रेजिन और गम्स के लिए एक रिपोर्ट निकाली जाती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। उस रिपोर्ट को देखोगे तब इसका आंसर मिलेगा, जो पूछ रहा है कि झारखंड में सबसे ज्यादा कौन सा लाख प्रोडक्शन होता है। यह सिर्फ डेटा आपको मिलेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के तहत। लेकिन लाख का ये जो चारों है वो क्या है? टाइप। ठीक है, लाख के मेजर दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कुसुम और दूसरा रंगीनी। ठीक है, कुछ किताबों में रंजीनी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बट कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं करना। इसको कहा जाता है नॉन कुसुम लाख। कुसुम क्यों? क्योंकि कुसुम एक पौधा है। सो कुसुम के पेड़ पे जब लाख का इंसेक्ट क्या करता है भैया? यू कैन से रिप्रोडक्शन या फिर लार्वा सिक्रीट करता है। सो अगर कुसुम लाख इंसेक्ट कुसुम के पौधे पे अगर लार्वा सिक्रीट करता है तो वैसे लाख को हम क्या बोलेंगे? कुसुम। और कुसुम के अलावा अगर करेगा तो वैसे लाख को हम क्या बोलेंगे? रंगिनी। कुल मिलाकर के इसको भी डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, और इसको भी डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में। किसके आधार पे? महीने की आधार पे, आया ना? सो टोटल 4 टाइप के महीने के आधार पे, ये 4 जो आपको दिख रहा है वो महीने के आधार पे लाख को क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है। मतलब कि जब लाख की कटाई होगी, उस कटाई का जो मंथ होगा, उस मंथ के आधार पर हम लाख को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कार्तिकी का मतलब भैया कार्तिक के महीने में अगर कटाई हुई है तो कार्तिक, बैसाख के महीने में जेठ। सो बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये जून है। और आहनी, ठीक है, अघन जिसको बोलते हैं। सो प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से आपको समझना है कि भैया झारखंड में सबसे ज्यादा लाख का प्रोडक्शन होता है, हाँ या ना? और झारखंड में ये भी आपको क्लास में बताया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है? खूंटी, सेकंड नंबर पे सिमडेगा और तीसरे पे है गुमला। क्लियर, हाँ या ना? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछने के पीछे रीजन है क्योंकि 2023 में लाख को एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया गया, यानी कृषि का दर्जा दे दिया गया। बट ये क्वेश्चन काफी डीप पूछा था, इसका आंसर आना इतना आसान नहीं था। इवन 4 पार्ट आपको पता भी हो तो भी एग्जैक्टली प्रोडक्शन किसका सबसे ज्यादा है ये आपको पता नहीं होगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है अगहनी की, हाँ या ना? अगर परसेंटेज में देखोगे तो परसेंटेज में भी मैं बता देता हूं। लेटेस्ट अग्नि का परसेंटेज है 34%, ठीक है जी। और बाकी जेठवी का है आपका 27%, बाकी ये 19% और इसका 18%। क्लियर है? कुल मिलाकर के अगर बात करी जाए तो टोटल टन इसका जो प्रोडक्शन झारखंड में होता है वो है 9, 6, 8, 6, 14,000 टन। 14,000 टन, ठीक है। और कुसुम की बात करोगे तो कुसुम अकेला 8,500 टन यानी 8,734 टन प्रोडक्शन इसका होता है। और रंगिनी की बात करोगे तो 5,484 टन इसका प्रोडक्शन होता है। तो कल के डेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया लाख में कौन से टाइप का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। ये 4 ना पूछ करके क्या पूछ ले? कुसुम और रंगिनी, इन दोनों में प्रोडक्शन किसका सबसे ज्यादा होता है? तो कुसुम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है।
आई बात समझ। इवन डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, चारों टाइप पूछा जा सकता है कि ये चारों एग्जैक्टली क्या है, तो आप महीना मत लगा करके आ जाना भैया, क्योंकि कार्तिक नहीं लिखा हुआ है, कार्तिकी लिखा हुआ है। कल के डेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये कार्तिकी, बैसाखी, जेठवी और अघनी ये आखिर है क्या, तो लाख के टाइप है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हैंडलूम की सहकारी समितियां यानी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज सबसे ज्यादा झारखंड के किस संभाग में है, यानी डिवीजन पूछा है। आंसर क्या होगा, काफी इजी है, संथाल परगना। आपको पता होना चाहिए कि सिल्क का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से संथाल परगना एक हैंडलूम इंडस्ट्री के रूप में काफी टाइम से उभरा हुआ है। अगर आप इसका आंसर आप बहुत आसानी से लगा सकते थे, लास्ट क्लास में आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ाया था, हाँ या ना। उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको टसर सिल्क के बारे में भी बताया था, और अगर टसर सिल्क जब बताया था तो आपको यह भी बताया था कि संथाल परगना के रीजन में सबसे ज्यादा टसर का उत्पादन होता है। सो अगर टेक्निकली भी आंसर एग्जैक्टली नहीं पता था तो आपका आंसर संथाल परगना लग जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा हैंडलूम इंडस्ट्री कहां पे है, संथाल परगना। और इस टसर सिल्क से या हैंडलूम से टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पे है। किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज टसर। 70% टसर पूरे देश भर का कहां से होता है, झारखंड से, और झारखंड के किस रीजन से, संथाल परगना, हाँ या ना। सिल्क के ये जो चारों लिखे हुए हैं ये भी समझ लो कि सिल्क के ये टोटल 4 टाइप होते हैं, और भारत देश के अंदर टसर सिल्क, मरबरी सिल्क, बाकी सब होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों का उत्पादन होता है, ठीक है। और ये दोनों थोड़े से कम होते हैं, सबसे ज्यादा टसर का उत्पादन भारत देश में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ भैया, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। देखो टेल्को जो है भाई, आज के डेट में इसका नाम क्या है, टिस्को नहीं है भैया, टाटा मोटर्स है, ठीक है। टाटा मोटर्स का पुराना नाम है टेल्को, और टेल्को ने अपनी कंपनी जमशेदपुर में, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा, अच्छा लिखा हुआ है, जमशेदपुर में स्टैब्लिश कब हुई थी, 1945 में। और इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाटा सफारी वो पहली व्हीकल थी जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोड्यूस किया गया था या मैन्युफैक्चर किया गया था, हाँ या ना। और टाटा सफारी भारत देश में मेड इन इंडिया सबसे पहली गाड़ी थी, जो इसी इंडस्ट्री में एग्जैक्टली 1945 में ही इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया था, पहली प्रोडक्ट। तो कल के डेट में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी गाड़ी मेड इन इंडिया सबसे पहली है, सो दैट इज टाटा सफारी, ठीक है। उसके बाद आगे चल करके इन्होंने मर्सिडीज बेंज के साथ टाई अप करके ट्रक निकाला था, ये सेकंड इनकी उत्पादन थी, क्लियर है, कोई दिक्कत। बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर क्या है, बूढ़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो बूढ़ा, इसको लोध फॉल भी बोलते हैं, हाँ या ना। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, 143 मीटर इसकी हाइट है जहां से गिरती है, क्लियर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भैया, कोई दिक्कत तो बोलिए, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर की दे दिया गया है। अब इसका आंसर की एग्जैक्टली आप नहीं लगा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डेटा आपके पास किस चीज का मिलता है, पारसनाथ, हाँ या ना, हाईएस्ट पिक, क्लियर, 1365 मीटर। अब जोड़ डूमर, नेतरहाट, दलमा और कोल्हा,
जिसने भी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं है। कंफ्यूजन होगा इस दो जगहों पे, जोड़ा डूमर और नेतरहाट। अब दोनों में से सबसे ज्यादा हाइट किसका है? कुछ सोर्सेस को फॉलो करोगे तो जोड़ा डूमर की हाइट आपको मिलेगा, दैट इज 1180 के अराउंड। और नेतरहाट की अगर बात करोगे तो नेतरहाट दो चीजों में आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, एक तो पाट रीजन, हाँ या ना। और नेतरहाट पाट की बात करोगे तो इसका भी हाइट कितना है? 1180 मीटर। क्लियर? सो अब डाउट ये होगा कि हम पाट को पकड़े या इसके नेतरहाट में जो सबसे ऊंची चोटी है उसको पकड़े। अगर चोटी को पकड़ते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 171 मीटर के आसपास है। सो दैट डिपेंड। लेकिन अब डेटा एग्जैक्टली किसी भी गवर्नमेंट सोर्स में नहीं है, इस वजह से हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते फिलहाल। अब जो आयोग बोले भैया इन दोनों में से कौन सा वो करेक्ट लेकर के चल रही है, वो तो देखना पड़ेगा। बाकी अलग अलग सोर्सेस से इसका हाइट 1180 मीटर बताता है, और नेतरहाट पाट का जो हाइट है वो भी 1180 मीटर है। क्लियर है? सब इन दोनों में किसका चुनाव करेगा ये भैया आयोग पे है। बाकी इसका आंसर जो मुझे लगता है वो होगा नेतरहाट। ठीक है? जोड़ा डूमर कहाँ है? वो भी लातेहार में ही है। ठीक है जी। बाकी अगर हाइट लिखना चाहते हो तो आप लिख लो, सबका हाइट मैं लिखवा देता हूं। लिख लीजिए आप हाइट एक बार। पारसनाथ का लिख लीजिए 1365 मीटर सबसे ऊंची, और दूसरा है सबसे सेकंड सबसे ऊंची चोटी गुलगुल पाट। ठीक है? अब ऐसा खुद झारखंड गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड इज गुलगुल पाट। लेकिन अगर आप इसका हाइट चेक करोगे तो इसका हाइट है 1164 मीटर। तो फिर अगेन ये टेक्निकली गलत हो जाता है। लेकिन जब आप सर्च करोगे कि सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड क्या है तो गुलगुल पाट का ही नाम आएगा। ठीक है? लेकिन अगर जब आप इसकी हाइट चेक करोगे तो फिर टेक्निकली गलत हो जाएगा। सो इसका डेटा एग्जैक्टली क्या है ये नहीं पता। खैर, तीसरा लिख लीजिए आप, गणेशपुर पाट। गणेशपुर पाट इसका 1171 मीटर बोला जाता है, बट ये भी ऑफिशियल नहीं है। ठीक है? बट कुछ सोर्सेज में आपको मिलेगा कि 1171 मीटर। नेतरहाट का आपको बता ही दिया 1180। लुगु पहाड़, लुगु पहाड़ का कितना है? 1070 1070 मीटर लुगु पहाड़। बाकी डलमा का कितना है? डालमा का 914 मीटर सरायकेला। और कोलुआ पहाड़ का है 480। कोलुआ पहाड़ का 480 मीटर चतरा। ठीक है? क्लियर है जी? कोलुआ का 480। कोलुआ को भैया क्या बोला जाता है ये पता था? आकाश लोचन। कोलुआ पहाड़ को आकाश लोचन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत तो बोलिए। लिखिए पारसनाथ 1365 सबसे हाईएस्ट, ये तो खैर सबको पता है। सेकंड नेतरहाट पाट 1180। 1180 नेतरहाट पाट 1180। जोरा डूमर 1180। थर्ड वन गुलगुल पाट 1164। गुलगुल पाट 1164। गणेशपुर पाट 1171। 1171। जमीरा पाट 1142। ठीक है?
लुगु पहाड़ 1070, लुगु पहाड़ 1070, दलमा 914 और 480 कोलुआ। हाँ जी, डाल्टनगंज के नजदीक किस किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है? क्या आंसर है भैया? मैग्नेटाइट। देखो झारखंड में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? हेमेटाइट। बट पूछा है डाल्टनगंज, तो डाल्टनगंज में जो माइन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है? मैग्नेटाइट। क्लियर है? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? हेमेटाइट। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। इंडिया में अगर हेमेटाइट देखना तो 79% हेमेटाइट कहां पे होता है? 79%। झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, दैट इज झारखंड रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008। तो इसका पर्पस ये था कि भैया जब कभी भी हम कोई इंडस्ट्री सेटअप करें, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करें, चाहे रोड, कुआं, कोई भी चीज, या पाइपलाइन बिछाए, वाटर सैनिटेशन, एवरीथिंग, सो ऐसी चीजों में होगा क्या कि हमें जमीन को अधिग्रहण करना पड़ेगा, हाँ या ना? और अगर अधिग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के अधिकारों का हनन भी होगा। इसलिए ये जरूरी है कि भैया जब हम किसी की जमीन लेते हैं तो उसे हम रिहैबिलिटेट करें, मतलब वापस बसाएं। ठीक है? और उसको हम क्या करें? रीसेटल करें। उसके साथ उसके या तो हम उसको अमाउंट दे दें या फिर उसको हम रिहैबिलिटेट करें कि वो किसी और जगह पे जाकर अपनी खेती बाड़ी या अपना आवास बना सकता है। इस चीज के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने 2008 में पॉलिसी लाई, और पॉलिसी के तहत जो आगे का आप देखिएगा एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी, वो आपका ये चारों के चारों, ये तीन जो आपको दिए हुए हैं मेजर, इसलिए आंसर क्या होगा? डी। केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। अब परियोजना में फॉर एग्जांपल कि भैया 5 एकड़ की जमीन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि भैया 5 एकड़ की जमीन है और आपको लग रहा है कि फ्यूचर में हम और भी ज्यादा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो चलो यार 20 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर ले। सो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिहैबिलिटेशन करना है, अगर 5 एकड़ की जमीन चाहिए तो कोशिश ये करनी होगी कि हमें सिर्फ सबसे ज्यादा न्यूनतम जो मिनिमम लैंड है वही एक्वायर किया जाए। क्लियर? सो ये एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जहां तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वरा वाली शक्ति वाली या गैर संसिंचित भूमि पर परियोजनाएं स्थापित करी जाए। जाहिर सी बात है भैया कि कोई भी परियोजना आप किसी प्रोडक्टिव लैंड पे करोगे तो उसके लिए आपको फिर स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी कोई उस प्रोडक्टिव लैंड की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, हाँ या ना? लेकिन कोशिश ये करनी है इस पॉलिसी के तहत कि जितना हो सके हम ऐसे लैंड को यूज करें जिसका कोई यूज नहीं है, जैसे कि वेस्ट लैंड हो या फिर एरिड लैंड हो, सूखाग्रस्त क्षेत्र, या फिर कोई भी बंजर भूमि। ठीक है? थर्ड, जहां तक संभव हो एससी और एसटी समूहों की भूमि, बहुफसली भूमि तथा सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए। आपको पता है भैया झारखंड एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब से भरा हुआ एक स्टेट है, काफी ज्यादा आबादी है, और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस पॉलिसी का ये भी मानना है कि हम एससी और एसटी की जमीन को जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करें। ठीक है? क्योंकि उनका जो मेन लाइवलीहुड है वो किस चीज पे निर्भर करता है? जमीन पे। और अगर हम उसकी जमीन छीन लेंगे तो उनको एक काफी इकोनॉमिक लॉस होगा, और अगर उनको इकोनॉमिक लॉस होगा तो स्टेट को भी इकोनॉमिक लॉस होगा। तो ये 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, सेम झारखंड पुनर्वास एंड पुनर्स्थापन नीति के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए, ठीक है, एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी जिसके लिए यह नीति लागू होती है। सो दैट मीन्स एक मॉनिटरिंग क्या बनानी है? कमिटी, कि भैया इस नीति के तहत जो उद्देश्य है
उस उद्देश्य का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको देखने का काम कौन करेगी? मॉनिटर करने का काम कौन करेगी? एक सदस्य समिति। और उस समिति के अध्यक्षता कौन करेगा? क्या होगा जी इसका आंसर? विकास आयुक्त, दैट इज डेवलपमेंट कमिश्नर। अब इसमें बहुत लोगों ने मुख्यमंत्री भी लगा दिया होगा। इसके पीछे है थोड़ा नाम का बस चेंज। यहां पे आपको बोल रहा है कि कहां गया, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी। इसी एक्ट के तहत एक और चीज थी कि स्टेट लेवल पे क्या बनाया जाएगा? एक रिहैबिलिटेशन काउंसिल, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट काउंसिल भी गठन किया जाएगा। और उसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? मुख्यमंत्री। सो ये आप काउंसिल अगर समझ लिए होगे तो मुख्यमंत्री मारे होगे, और अगर मॉनिटरिंग कमेटी ध्यान में होगा तो फिर विकास आयुक्त। कोई दिक्कत आई बात समझ? तो ये याद रखिएगा। और ये सब जो क्वेश्चन है ये सब थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। रीजन बीइंग, इसका आंसर आप आराम से नहीं दे सकते ये क्वेश्चन का स्पेसिफिकली। पहला आंसर तो आपको मिल भी जाएगा, क्योंकि अगर आपको करंट अफेयर के टाइम पे या कोई योजना पढ़ाया जाता है तो उसमें एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव लिख लिया जाता है कि भैया ये योजना की शुरुआत करने के पीछे का असली मकसद क्या है, कब स्टार्ट हुआ ये बताया जाता है, एम क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया ये बता दिया जाता है। दैट्स इट। 10-15 पॉइंट में ये लिखा जाता है। लेकिन इतनी डिटेलिंग आपको तब मिलेगा जब आप इस पूरे योजना का पूरा पीडीएफ ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में जाकर के पढ़ोगे, सेक्शन वाइज सेक्शन। सो यहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और ऐसे टोटल कुल मिलाकर के 11 से 12 ऐसे क्वेश्चंस हैं झारखंड पेपर में, जिसका आंसर आपको निकालने के लिए कम से कम 600-700 पेज का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। पहले तो सीएनटी और एसपीटी तो ऐसे ही पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसमें तो आपको कोई कोताही नहीं करनी है इन डिटेल जाकर। बाकी जो इवन जो स्कीम्स पूछे गए हैं, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो या थोड़ा सा पीछे का स्कीम, उसके डिटेलिंग आपको पूरे डिटेल में जाके मिलेगा, क्योंकि अंदर से निकाल करके क्वेश्चन पूछा गया है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा कि भैया हो जाए इसी बार, लेकिन इन केस अगर दे रहे हैं तो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा पूरे पीडीएफ फॉर्मेट पे, और उसकी एक एक लाइन पे कमांड रखना होगा, क्योंकि कोई भी लाइन को उठा करके पूछ देगा। सिलेबस में तो लिखा भैया हम तो ये पॉलिसी पूछेंगे, रिहैबिलिटेशन पूछेंगे, और झारखंड में पॉलिसी इतनी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, फुटवेयर पॉलिसी, सबका आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और अगर ऊपर ऊपर से 4 लाइन पढ़ोगे आंसर नहीं आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है? सो ये इसका जो आंसर है डेवलपमेंट कमिश्नर, अब ये इतना डिटेलिंग में आपको इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद ही मिलेगा। ठीक है? चलिए, पुनर्स्थापन नीति के अनुसार परिवार में शामिल, अब ये भी क्वेश्चन आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप पूरा टेक्स्ट को स्क्रॉल करोगे तो आखिरी लाइन, मतलब आखिरी पैराग्राफ, आखिरी पेज में वहां पे फैमिली बहुत जगह पे जिक्र है। स्टार्टिंग में फैमिली को डिफाइन किया गया है, सिर्फ फैमिली को डिफाइन किया गया है इस एक्ट के स्टार्टिंग में। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि फैमिली के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, वो सबसे आखिरी में मिसलेनियस के सेक्शन में मिलेगा। जब आखिरी पेज पे आप पहुंचोगे तब मिलेगा कि भैया फैमिली का मतलब होता है उसका जीवन साथी, ठीक है, उसके अविवाहित बेटे और बेटियां, और उसके अविवाहित भाई और बहनें। मगर इस क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे तो बहुत मॉडरेट है ऑप्शंस की वजह से, क्योंकि ऑप्शन में आपको चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त। अब अगर आप इतना ध्यान लगा सकते हो कि भैया कोई भी आदमी का फैमिली होगा, वाइफ को निकाल के थोड़ी ना फैमिली बनाएगा, ऑब्वियसली फैमिली होगा। और अगर फैमिली है तो उसमें अविवाहित बेटे और बेटियों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्या, बच्चों को? जाहिर सी बात है, जनरल केस में हमेशा इसको इंक्लूड करते हैं, शादी होने के बाद ही लात मार के भगा दिया जाता है। ठीक है? बाकी सारी चीजें आपको भी पता है कि जब तक आपका शादी नहीं हुआ है या फिर आपकी लीगल एज 18 या 21 तक नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट के जनरली सभी जो आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो आपको मिलते रहते हैं।
तो ये भी सही है, और अगर इन दोनों के बारे में सही है तो एक इसमें फंसने का चांस है, लेकिन अगर ये दो सही है तो आंसर डी ही होगा, क्योंकि अविवाहित भाई से क्या लेना देना है, क्योंकि भाई का अपना एक अलग फैमिली हो जाता है, लेकिन अविवाहित है तो भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये टोटल फैमिली का डेफिनेशन में आखिरी में देखोगे ABCD करके ही लिखा हुआ है फैमिली के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सभी मामलों पर लागू होती है। द झारखंड इंडस्ट्री रिहैबिलिटेशन स्कीम एप्लीकेबल टू ऑल केसेस प्रपोजिंग द रिहैबिलिटेशन एंड और रिवाइवल ऑफ। इसका आंसर होगा भैया सी। क्लोज्ड यूनिट पे भी लागू होती है, सिक यूनिट पे भी लागू होती है, और कमजोर यूनिट पे भी लागू होती है। इसका मतलब ये है कि भैया झारखंड में जो इंडस्ट्री का रिहैबिलिटेशन करना है, मतलब हमें उसे वापस पुनर्जागृत करना है या फिर दोबारा उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है, तो हम कैसे इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे? जो इंडस्ट्री बंद हो चुके हैं, मान लेते हैं कि अगर झारखंड में शुगर इंडस्ट्री होता और वो बंद हो गया है किसी भी कारणवश, सरकार की पॉलिसी की वजह से या उस टाइम का इकोनॉमिक कंडीशन ना रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में अगर जो भी यूनिट्स क्लोज हुए हैं तो भैया इंडस्ट्री का जो पॉलिसी है वो ये कहता है कि हमें उन बंद इंडस्ट्री को शुरू करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास इतनी रिसोर्सेज और इतना मैकेनिज्म या टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि हम वापस उसको रिवाइव कर सकते हैं। जो बीमार है भैया, आपको भी पता होना चाहिए कि बीमार यूनिट्स को हॉर्लिक्स पिला करके और बॉर्नविटा पिला करके ठीक करने की जरूरत होती है, ना कि उसे फेंक देने की जरूरत होती है। जनरली प्राइवेटाइजेशन के भी कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली जाती है कि अगर आपकी कोई कंपनी, बैंक या इंडस्ट्री अगर कमजोर पड़ रही है तो भैया आप उसे प्राइवेट कंपनी को बेचने से ज्यादा बेटर है कि आप उसको क्या करोगे, उसको रिवाइव करोगे फंडिंग डाल करके, हाँ या ना? उसको बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। सो जितने भी सिक यूनिट है, सिक यूनिट का मतलब है कि जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है, ठीक है, और वीक यूनिट्स जिसके पास अपनी रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करके उन यूनिट्स को क्या देना होगा? पैसे, जिससे वो अपने आप को मजबूत कर सके। और आप ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 हैज प्रपोज्ड टू सेट अप अ मेगा हैंडलूम क्लस्टर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 25,000 वीवर बाय 2020। भैया आपका ही डिस्ट्रिक्ट है गोड्डा। 2012 में यहां के MP निशिकांत दुबे ने यह अनाउंस किया था कि भैया झारखंड में हम एक क्या एस्टैब्लिश करेंगे, मेगा हैंडलूम क्लस्टर, और जो प्लेस चुना गया था उस टाइम पे वो क्या था? गोड्डा। सो अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे कि भैया झारखंड का मेगा क्लस्टर, मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्टार्ट कब किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2012। और इसका विजन प्लान जब आया था 2021 में, इसमें यह कहा गया था कि वीवर की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हमने 25,000 तक करने का टारगेट है उसको फुलफिल करेंगे, और गोड्डा को एक पूरा क्लस्टर बनाया जाएगा। और आपको ऑलरेडी बताया कि हैंडलूम सेक्टर में सबसे बड़ा रीजन कौन सा है? संथाल परगना का रीजन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा भैया गोड्डा। और अगर क्वेश्चन कल के डेट में यह भी आता है कि हैंडलूम सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट या फिर सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर किस प्लेस पे है, सो दैट इज गोड्डा। आपका आंसर क्या होगा? गोड्डा। इस बार तो आपसे संथाल परगना पूछा, नेक्स्ट टाइम अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो आंसर आपका क्या होगा? गोड्डा। और गोड्डा के बाद अगर कोई पूछे तो रांची, और उसके बाद अगर कोई पूछे तो दुमका। ठीक है, What is the projection of GSDP for the constant price as per the budget of 2022? 2022 और 23 का पूछा है, ना कि 2023 और 24 का। ठीक है, सो इसका आंसर है भैया 4,01,997 करोड़। ठीक है, सो ये ग्रॉस स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन। अब देखो प्रोजेक्शन क्या होता है, 2024 के बजट में उसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन आया होगा कि हमने जो प्रोजेक्ट किया था उसको हासिल किया या नहीं किया।
उतना जीडीपी प्रोड्यूस किया या नहीं किया, इस टारगेट को फुलफिल कर लिया गया है भैया। अभी की अगर बात करी जाए कि प्रोजेक्शन कितना है 2024 का, तो उसका भी आप लिख लीजिए। इस बार का बजट का प्रोजेक्शन में भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले। 4,23,289 करोड़, यह 2023 और 24 का प्रोजेक्शन है। ठीक है, कि हम इतना तो अचीव करेंगे, अपने स्टेट की जीडीपी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ठीक है जी। इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड एट गोमिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1956। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1956। आपको पता है भैया गोमिया में एक एक्सप्लोजिव लिमिटेड है, इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इसका पुराना नाम क्या था? हो सकता है कल ये भी क्वेश्चन पूछ ले। इंडियन केमिकल लिमिटेड, आईसीएल। आईसीएल था जब ये खोला गया था, तो इसका नाम आईसीएल था, बाद में इसका नाम इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इंडियन इंपेरियल है। ठीक है, इंपेरियल, आईसीएल इंपेरियल। बरनपुर सीमेंट लिमिटेड इज लोकेटेड एट विच सिटी टाउन ऑफ झारखंड? हाँ जी, पतरातू। भैया बरनपुर सीमेंट लिमिटेड का 2 प्लांट है सिर्फ, एक है आपका आसनसोल में और दूसरा है पतरातू में। ठीक है, पतरातू का जो स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ है? 2021 में। क्लियर? हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या पूछा है, लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। लार्जेस्ट कोल फील्ड, इवन इंडिया का भी लार्जेस्ट क्या है? झरिया ही है। तो आंसर क्या होगा? झरिया। और किसी ने धनबाद तो नहीं ना लगा दिया? भैया झरिया सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। आ रही है बात समझ? इसमें कुछ एडेड पॉइंट लिख लो आप कि सबसे ज्यादा कोल का रिजर्व कहां है। कौन सा लिखिए, इसका करेक्ट कर लीजिए। राजमहल हिल, राजमहल। ये लेटेस्ट डेटा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 2022 में ये लेटेस्ट दिया है कि अब धनबाद का रीजन लार्जेस्ट कोल रिजर्व नहीं कंटेन करता है, दैट इज द राजमहल। उसका डेटा भी लिख लीजिए आप, 22,316 मिलियन टन, 22,316 मिलियन टन का रिजर्व कहां है? राजमहल में। ठीक है, और झरिया में कितना है? 19,531 मिलियन टन। झरिया में कितना है? 19,531 मिलियन टन। तो देख लो। लेकिन कोलफील्ड की अगर बात करी जाए तो आज भी कोलफील्ड सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? झरिया। लेकिन रिजर्व की बात करी जाए तो आपका राजमहल हिल हो सकता है कि लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ ले। क्लियर है जी? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर क्या है? ओके, बहुत इजी क्वेश्चन। मूरी, छोटी मूरी, इंडाल ने स्टार्ट किया था, बाद में भैया आदित्य बिरला कंपनी ने इसको एक्वायर कर लिया। किस नाम से? हिंडाल्को। ठीक है, सो मूरी इसका आंसर होगा। फर्स्ट एल्यूमिना रिफाइनरी सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ द झारखंड? और झारखंड का ये
पहला तो है, इवन इंडिया का भी ये पहला एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट है, दैट इज मुरी। कुंदरकोचा। नेक्स्ट, कुंदरकोचा गोल्ड माइन। हाँ जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? देखो गोल्ड, झारखंड में गोल्ड कहाँ पे सबसे ज्यादा भंडार है? हाँ जी, सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में सोने का कहाँ पे है? क्या अगर क्वेश्चन ये आता तो क्या होता आंसर? इस सिंहभूम भंडार, भंडार है हजारीबाग में। क्वेश्चन करेक्ट कर इसको एडेड पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व झारखंड में कहाँ है भैया? नहीं मिले हैं, दैट इज 250 kg के अराउंड जो गोल्ड है वो अभी जस्ट सर्च किया गया है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत 2022 में। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि गोल्ड माइन कहाँ है? ये कुंदरकोचा, ये ईस्ट सिंहभूम और कुंदरकोचा पूरे झारखंड में अकेला, ओनली अकेला कोल माइन, सॉरी गोल्ड माइन है। सिर्फ एक ही गोल्ड माइन है, दैट इज कुंदरकोचा। इसके अलावा कोई गोल्ड माइन नहीं है अभी तक। तो जब आगे होगा, क्योंकि गोल्ड मिले हैं, साक्ष्य उसके और कंफर्म भी किया गया है, एस्टिमेट भी किया गया है कि 250 किलो के आसपास हजारीबाग में है। सो अब वहां पे भी माइन एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है जी, एक दूसरा लिख लीजिए इसके साथ, गढ़वा। गढ़वा, गढ़वा, ये सेकंड गोल्ड माइन फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा तो आप सबको पता है भैया, ईस्ट सिंहभूम में तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, सोना सोवरन धोती साड़ी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अक्टूबर 2021। देखो, अक्टूबर 2021 में स्टार्टेड इन झारखंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे तो ये आंसर सही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर ये ऑप्शंस नहीं होते तो इसका आंसर हो जाता 2014। ठीक है, बाद में इसको 2015 में बंद कर दिया गया था, इस स्कीम को 1 साल के बाद ही। फिर से इसको वापस लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में। ठीक है, 1 साल के बाद ही। इसके अंतर्गत होता क्या है भैया कि साल में 2 बार महिलाएं जो है एक साड़ी ले सकती, यानी कुल मिलाकर के कितनी साड़ी? 2 साड़ी। ठीक है, और पुरुष क्या ले सकते हैं भैया? लुंगी, या फिर दोनों साथ में नहीं ले सकते, या तो आपको लुंगी लेना होगा या फिर धोती। साल में 2 बार आप धोती ले सकते हो और 2 बार लुंगी, मगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसके लिए आपको कितने पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे? 10 रुपए। तो 10 रुपए दे करके आप साड़ी और धोती ले सकते हो। ठीक है जी, चलिए भैया नेक्स्ट, बिरसा मुंडा बागवानी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोडक्ट? मैंगो। ठीक है, बिरसा मुंडा बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इसका पर्पस था कि भैया जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपनी जमीन पर खेती भी करें और खेती करके वो पैसा भी कमाए। ठीक है, और इस चीज के लिए वो किस चीज की खेती करें? आम की। आम का उत्पादन करें, इसको सेल करें और उससे पैसे अर्न करें। बाकी एडेड पॉइंट आप लिख लीजिए इसके अंदर, जिस 0.25 एकड़ से लेकर 1 एकड़ तक की जमीन जिसके पास है उसी को इस चीज का लाभ मिलेगा, इस प्रोजेक्ट का।
ठीक है, और अब इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम रख दिया गया बिरसा हरित ग्राम योजना। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। इसका स्टार्ट कब किया गया था भैया? 2020 में। ठीक है, और क्वेश्चन यह आ सकता है कि किसके तहत किया गया है? तो एमजी नरेगा के तहत। ठीक है जी। और अगर साड़ी योजना की बात करी गई, इसको किसके तहत स्टार्ट किया गया? किस प्रोजेक्ट के अंदर? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत साड़ी। और ये क्वेश्चन ट्रिकी कर सकता है कि आपको बोलेगा भैया साड़ी देना है तो फूड से क्यों रिलेशन होगा उसका, आप ये लगा करके सोचोगे भी नहीं, लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत साड़ी देने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ट्रिकी क्वेश्चन अगर बनाए तो फिर पूछ लिया जाए। क्लियर है जी? हाँ भैया। 26, झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, जोहार प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय विच ऑफ द इंस्टीट्यूशन? देखो, ऑप्शन के तहत फंडेड की बात है, सो वर्ल्ड बैंक। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ये परियोजना, ये जो जोहार स्कीम है, वो किस किस ऑर्गेनाइजेशन का एक ज्वाइंट एफर्ट है, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन में ही सही बताओ। भारत सरकार, झारखंड सरकार और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का ज्वाइंट वेंचर है ये, जिसमें पैसे वर्ल्ड बैंक देगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये दोनों मिल करके इस प्रोजेक्ट को लागू करेगी। जोहार, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है भैया डेवलपमेंट। कैसे? लोन्स प्रोवाइड करके। जैसे फॉर एग्जांपल 4 लाख का लोन मिल सकता है हर एक बीपीएल फैमिली को। ठीक है, और ये किसके लिए है भैया? बीपीएल फैमिली और जो गरीब लोग हैं उनके लिए। ठीक है, 4 लाख रुपया किस चीज के लिए मिलता है? ये एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। पोल्ट्री, मुर्गा पालन करने के लिए, मुर्गी। ठीक है, 4 लाख का लोन मिल सकता है, काफी कम इंटरेस्ट रेट पे, 3% के अराउंड। ठीक है, सो ये तीनों का स्कीम है, जिसके लिए पैसे कौन प्रोवाइड कर रही है? वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 डिफरेंट स्कीम एट द लोकल लेवल डेवलपमेंट, दैट इज संसद ग्राम योजना। संसद ग्राम योजना भैया 2014 में स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके अंदर था कि संसद ग्राम योजना का मतलब है कि हर एक सांसद को फंड प्रोवाइड किया जाता है, और उस फंड से उनको था कि भैया आप अपने पूरे जो संसदीय क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट करना है। मैप्लाड फंड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इस फंड के तहत आपको अपने पूरे कंस्टिट्यूएंसी में सबका डेवलपमेंट करना है। लेकिन 2014 में ये इस स्कीम के तहत ये बोला गया कि भैया हर एक एमपी अपने लिए एक गांव चुन ले, हर एक एमपी अपने लिए एक गांव चुन ले। उस गांव को बोला जाएगा भैया आदर्श ग्राम। ठीक है, आदर्श ग्राम। और उसकी पूरी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी होगी? वहां के सांसद की। और वो अपने मैप्लाड फंड का यूज करके उस ग्राम को डेवलप करेंगे एक टाइम फ्रेम में। क्लियर है? नाउ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अब ये संसद ग्राम योजना जो है ये पहले स्टार्ट किया गया था। नाउ सीएम स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और एमएलए आदर्श ग्राम योजना, ये जो है ये हर स्टेट के एमएलए का था कि भैया एमएलए को भी फंड मिलता है 25 लाख के अराउंड। ठीक है, क्या आप अपने आई थिंक 25 लाख नहीं है, 5 करोड़ के आसपास है। क्या इसका देख लेना डेटा कितना है एग्जैक्टली, अभी करंट में कितना है पता नहीं। सो हर एक एमएलए के पास फंड होता है, तो उनको भी अपना एक क्या चुन लेना है? ग्राम, और उसका डेवलपमेंट करना है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये जो आदर्श ग्राम योजना है वो कब स्टार्ट किया गया था? 2012 में।
ठीक है। सो 2012 में झारखंड का आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था, 2014 में यह शुरू किया गया और बाद में चल करके इन चारों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके क्या बना दिया गया, झारखंड इंटीग्रेटेड आदर्श ग्राम योजना। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। अबुआ आवास योजना, इसके अंदर क्या है प्रोविजन कि भैया यहां पे झारखंड में रहने वाले हर एक गरीब परिवार को 3 कमरों का एक फ्लैट दिया जाएगा। हाउसिंग स्कीम है ये। अब कह रहा है कि इस स्कीम की शुरुआत कब की गई थी, तो अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है कि क्या देयर इज अ प्रोविजन टू प्रोवाइड हाउसिंग टू दोज बेनिफिशियरीज हु हैव गॉट हाउसेज अंडर द प्रधानमंत्री प्रोवाइड हाउसिंग। नहीं, जिसको भैया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल गया है, सो आपको रेंट पे लगाने के लिए दूसरा घर नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो यहां पे अगर होता कि नॉट, तब ये सही होता। तो ये स्कीम के तहत भैया सेकंड ऑप्शन क्या है, गलत है। प्रधानमंत्री के तहत अगर आपको घर मिल गया है तो फिर वो बेनिफिशियरीज इस योजना के तहत या अंतर्गत नहीं आने वाले। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया? अच्छा, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन है? अरे 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 अरे, नेक्स्ट नेक्स्ट सर। क्या इसमें क्या दिक्कत क्या है? अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा ना। ओके, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओनली 2, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी मैंने बताया ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन देख लेना आप, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी। हो गया, डिस्कशन बाद में। नेक्स्ट। हाँ जी, यहां पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? यह रघुवर दास के द्वारा लाया गया स्कीम था भैया। ठीक है, प्लांटेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, यह स्टेटमेंट गलत है। सिल्क का कोई भी प्रोडक्शन, और यही आंसर है कि भैया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्क। ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें कोई भी सिल्क के प्रोडक्शन की बात नहीं करी गई है। इंक्रीजिंग द ग्रीन एरिया ऑफ द स्टेट टू मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस, हाँ, हमें ग्रीन एरिया को बढ़ाना है जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। ग्राउंड वाटर को भी प्लांटेशन से हमें इंक्रीज करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, ये भी सही है। और तीसरा, इनकम ऑफ द फार्मर्स को बढ़ाना है। और ये पूरा का पूरा अगर स्कीम बोला जाए तो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ निजी जमीन के लिए है, कि गांव में रहने वाले सभी लोग या फिर पूरे झारखंड में रहने वाले सभी लोग, जो लोग चाहते हैं कि उनकी जो निजी जमीन है अगर उस पर वो वन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? उनको मॉनेटरी सपोर्ट देंगे। इसलिए ये स्कीम लाया गया जिससे झारखंड में जो वनावरण है वो काफी ज्यादा बढ़े, जिससे ये सारे बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है जी, कोई दिक्कत? नेक्स्ट। हाँ जी, ये आपको पूछा नहीं है कि कौन सा सर्वे से है, बट कोई भी सर्वे पकड़ो, आंसर आपका सेम ही आएगा, लातेहार। यहां पे वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करी गई, अति सघन वन। ठीक है, हाँ या ना? अति सघन का मतलब कि 2 पेड़ों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम होना चाहिए। ठीक है, उसे हम डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं। सो लातेहार में सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है।
आई बात समझ? और अगर हम झारखंड में बात करें तो सबसे कम डेंस फॉरेस्ट, क्या बोल रहा हूं, ये जो सबसे कम डेंस फॉरेस्ट है, अगर हम टोटल की बात करें तो सबसे कम डेंस फॉरेस्ट पूरे झारखंड में ये डेंस फॉरेस्ट काफी कम है, ओनली 3.3% है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट है? ओपन फॉरेस्ट 14% के अराउंड, और एक आता है भैया मीडियम, तो उसका है 13% के अराउंड। वेरी डेंस फॉरेस्ट आपको जो है सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट बस कहां पे मिलेगा? लातेहार। क्लियर? आगे ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है 2021 का, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है एकदम 23,721, कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगर 2019 का कितना था? 23,611 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है, कितना बढ़ा है भैया? टोटल अगर बात करोगे तो 320, ट्री कवर्स को इंक्लूड करके 320 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास बढ़ा है, ट्री कवर को इंक्लूड करके। ठीक है, और ऐसे बात करोगे तो मात्र कितना? 110 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलिए हाँ जी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। इसको अमेंडमेंट करके लाया गया और बोला गया कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को के अंदर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि वो अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इसकी सुरक्षा करे, और ये आया था भैया किस सेक्शन से? सेक्शन 48A। बाकी ये सब सेक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? 48A। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पॉलिटी का जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। इसका आंसर तो भैया 226 है। ठीक है, 226 स्क्वायर किलोमीटर, काफी सिंपल। पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये आएगा भैया बेतला नेशनल पार्क, और कितना है इसका टोटल? 226 स्क्वायर किलोमीटर। और इससे एक और भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि प्रोटेक्टेड जानवर कौन सा है? दैट इज टाइगर। ठीक है, नेक्स्ट 34। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाट इज द मेजर फैक्टर फॉर द फास्ट ड्विंडलिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर्स? गिद्ध। आपको पता है भैया डेक्लोफेनेक, ये दवा वैसे बैन कर दिया गया है, और इसकी वजह से मेनली वल्चर्स चले गए हैं। क्यों गए हैं? कि भैया डेक्लोफेनेक का यूज किया जाता था गाय भैंस इन सब का दूध को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और इससे इलीगली इसको यूज करते थे लोग। इलीगली क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑलरेडी बैन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी इसका प्रचलन काफी ज्यादा, इवन आज तक भी होता है। और इसकी वजह से होता यह था कि जब गाय और मवेशी मर जाते थे तो वल्चर उनको खाने के लिए आ जाते थे। खाने की वजह से उसके मांस में क्या होता था? डेक्लोफेनेक के कंपाउंड्स, जिसकी वजह से वल्चर्स कुछ समय के बाद उनका भी डेथ हो जाता था। ठीक है, इसलिए पूरे झारखंड में क्या पूरे देश भर में वल्चर्स खत्म हो गए। उसके पीछे का मेजर रीजन क्या है? रैम्पेंट यूज ऑफ ड्रग इन द लाइफ स्टॉक। ठीक है, बाकी सब गलत। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, दामोदर रिवर हैज बिकम अ बायोलॉजिकल डेजर्ट बिटवीन गिरिडीह एंड दुर्गापुर बिकॉज, अब ये गिरिडीह से पूछे या ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बायोलॉजिकल डेजर्ट अगर किसी को पता होगा तो वो आंसर लगा लेगा आराम से। बायोलॉजिकल डेजर्ट वो बोला जाता है ऐसे नदी को जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी जीवन एग्जिस्ट नहीं करता है, या कोई भी जीवन वहां पे उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इज नॉट पॉसिबल इन दिस वाटर एरिया। अगर ये बात है तो हम उसे बायोलॉजिकल डेजर्ट डिक्लेयर कर देंगे, चाहे वो गिरिडीह के पास हो या देश में कहीं पर भी हो। किसी भी नदी या कोई भी वाटर बॉडीज में अगर किसी भी जीवन को के लिए कोई भी फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसे बायोलॉजिकल डेजर्ट घोषित
कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक रहने देते हैं, क्लास दूसरे सर का है अभी, ठीक है।